Greetings everyone. Welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. So today we will resume our chapter from the topic plant growth regulators. Plant growth regulators. In last video we have discussed about the growth and development as well as the differentiation. So I have told you that development is a broad term in which growth and differentiation both comes. And development in plants is controlled by the intrinsic as well as the extrinsic factors. तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो प्लांट के अंदर डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं. उन केमिकल्स को बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. क्या बोलते हैं बेटा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बोलते हैं. करेक्ट. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. इनको फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं. क्लियर है? These are the simple compound having small size and their site of production and site of effect can be different. कैसे होते हैं? सिंपल कंपाउंड होते हैं. सिंपल कंपाउंड. ठीक है. जिनका साइज क्या होता है? छोटा होता है. और इनकी वो साइट जहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं और वो साइट जहां पर ये अपना इफेक्ट शो करते हैं वो कैसे हो सकते हैं? वो डिफरेंट हो सकती है. ठीक है. तो फाइटो हॉर्मोन्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं बेटा. पहले होते हैं प्रोमोटर्स, दूसरे होते हैं इनहिबिटर. इनहिबिटर तो प्रोमोट मतलब जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, इनहिबिटर जो ग्रोथ को रोकेंगे. ठीक है. तो प्रोमोटर के अंदर आता है हमारा ऑक्सिन, गिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. इनहिबिटर के अंदर आता है हमारा एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड. और एक लास्ट वन है हमारा, दैट इज द इथाइलिन. वो दोनों तरीके से काम करता है. प्रोमोटर की तरह काम भी करता है और इनहिबिटर की भी तरह काम करता है. तो ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये हमें वन बाय वन क्या है बेटा? पढ़ने हैं. ठीक है. तो देखिए, लेट्स स्टार्ट. यस, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन शॉर्ट फॉर्म पीजीआरस आर स्मॉल simple molecules of diverse chemical composition. केमिकल कंपोजिशन क्या है इनकी? डाइवर्स, यानी कि डिफरेंट है. इसके अंदर ये इंडोल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA. एडेनिन से भी डिराइव हो सकते हैं, जैसे कि फरफ्यूराइल अमाइनो प्यूरिन या फिर काइनेटिन. ये कैरोटिनॉइड्स के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड. ये टर्पीन्स के भी डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे गिब्रेलिक एसिड. ये गैसेस के भी क्या हो सकते हैं? डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे कि इथाइलिन. ठीक है. तो जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन एक इंडोल कंपाउंड है. ठीक है. ऑक्सिन एक इंडोल कंपाउंड है. साइटोकाइनिन एक एडेनिन डेरिवेटिव है, यानी कि एडेनिन से डिराइव किया गया है. एब्सिसिक एसिड कैरोटीन से डिराइव किया गया है. गिब्रेलिक एसिड टर्पीन से डिराइव किया गया है. और इथाइलिन जो है गैस है. ठीक है. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स इन लिटरेचर. तो इनको हम कैसे जानते हैं? प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस के नाम से, प्लांट हॉर्मोन्स के नाम से, फिर फाइटो हॉर्मोन्स के नाम से हम इनको डिस्क्राइब करते हैं. The PGRs can be broadly divided into two groups. इनको हम ब्रॉडली दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. किसके बेसिस पे? कि प्लांट बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करते हैं. पहला ग्रुप क्या है? जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे. जो ग्रोथ को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे. जैसे कि सेल डिवीजन हो गई, सेल के साइज को बढ़ाना, उसके पैटर्न को फॉर्म करना, ट्रॉपिक ग्रोथ कराना, यानी कि डायरेक्शनल ग्रोथ कराना, फ्लावरिंग कराना, फ्रूट उसके ऊपर लगना, सीड की फॉर्मेशन कराना. ये क्या है? ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज है. तो वो हॉर्मोन्स जो ग्रोथ करवाएंगे उसको
क्या है, एक अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा। ठीक है, तो इनको कहेंगे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, गिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। दूसरा ग्रुप कौन सा होता है, जो प्लांट जिसमें प्लांट किसी भी स्ट्रेस या फिर वुंड को रिस्पोंड करता है। जैसे स्ट्रेस क्या है, बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी। एबायोटिक मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, पानी की कमी हो गई है, लाइट अच्छे से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बायोटिक में मान लो कोई वीड क्या है उसके साथ न्यूट्रिएंट के लिए compete कर रहा है, उसको कोई इंजरी हो गई है, उस टाइम पे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स काम करते हैं तो उसको सेकेंड ग्रुप में रखा गया है। तो यहां पर स्ट्रेस कंडीशन से कोप अप करने के लिए उसको कुछ एक्टिविटीज को रोकना पड़ता है, तो वो कैसे हो जाएंगी, ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटीज। अगर किसी एक्टिविटी को रोक दिया तो ग्रोथ को रोक दिया। जैसे कि हमारे पास टर्म है डोरमेंसी एंड एब्सिशन। एब्सिशन मतलब किसी भी प्लांट पार्ट का प्लांट से टूट करके गिर जाना, और डोरमेंसी का मतलब होता है वो स्टेज जहां पर प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाती है। तो इसमें कौन सा हार्मोन जो है वो आता है, एब्सिसिक एसिड। एक गैसियस हार्मोन है इथाइलिन, वो दोनों में क्या हो सकता है, फिट हो सकता है, बट लार्जली ये एक इनिबिटर की तरह काम करता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी, कि इन ग्रोथ रेगुलेटर्स की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, देखिए, इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ पीजीआर्स हैव बीन एक्सीडेंटल। देखा जाए तो जो पांचों फाइटो हॉर्मोन्स हैं उनकी सच में डिस्कवरी नहीं कर रहे थे, बल्कि किसी और चीज को डिस्कवर कर रहे थे, और डिस्कवर ये हो गए। करेक्ट। ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। और ये चीजें स्टार्ट कब हुई, जब चार्ल्स डार्विन और उसका बेटा फ्रांसिस डार्विन कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे, कैनरी ग्रास थी उसकी कोलियोप्टाइल को क्या कर रहे थे बेटा, वो ऑब्जर्व कर रहे थे। व्हाट इज कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल क्या होता है बेटा, देखो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये क्या है बेटा, कॉटिलिडन है। ठीक है, ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है। प्लूम्यूल के ऊपर जो शीत सी जो कवर्ड होती है इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और रूट जो है जिस शीत से कवर होती है इसको बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोराइजा से रूट बनेगी, यहां कोलियोप्टाइल से वो बनेगा बेटा, क्या बनेगी, शूट बनेगी। इस वाले पार्ट को प्लूम्यूल कहते हैं, इस वाले पार्ट को रेडिकल। प्लूम्यूल को कवर करिए जो शीत उसको कोलियोप्टाइल बोलेंगे, रेडिकल को जो शीत कवर कर इसको कोलियोराइजा बोलेंगे। तो यहां किस चीज की बात हो रही है, कोलियोप्टाइल की बात हो रही है। करेक्ट। तो डार्विन और उसका बेटा कैनरी क्लास की कोलियोप्टाइल को ऑब्जर्व कर रहे थे। कैसे ऑब्जर्व कर रहे थे, कि उसको एक यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन कर रहे थे लाइट की। यूनिलेटरल मतलब एक तरफ से क्या कर रहे थे, लाइट को दिखा रहे थे, इसको इल्यूमिनेट कर रहे थे एक तरफ से, और देख रहे थे कि वो जो कैनरी ग्रास की कोलियोप्टाइल है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। और इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, लाइट की तरफ मूवमेंट शो करना फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। तो after a series of experiments it was concluded that the tip of coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile। तो इन्होंने कहा कि जो पूरी कोलियोप्टाइल है उसका जो टिप वाला पार्ट है वो साइट है जो कि इन्फ्लुएंस को ट्रांसमिट करती है, और एंटायर कोलियोप्टाइल बैंड हो जाती है। एंटायर कोलियोप्टाइल क्या हो जाती है बेटा, बैंड हो जाती है। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मान लो ये कोलियोप्टाइल है, इसको एक तरफ से मैं लाइट से इसको एक्सपोज कराती हूं, तो कुछ टाइम के बाद ये ऐसे बैंड हो जाती है। ठीक है, कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास इज एक्सपोज टू यूनिलैटरल लाइट, इट शो बेंडिंग टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट।
दिस प्रोसेस ट्रिगर्ड दैट देयर इज सम केमिकल फाउंड एट द टिप। तो उसने कहा कि टिप पे कुछ ऐसा केमिकल तो जरूर है जो लाइट के स्टिमुलस को लेता है और उसके इंफ्लुएंस को आगे ट्रांसमिट कर देता है, ताकि ये क्या है, बेंडिंग शो करता है। क्या शो करता है? बेंडिंग शो करता है। तो इसने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोलियोप्टाइल में, यहां से कंक्लूजन क्या निकाला बेटा? कंक्लूजन ये निकाला कि जो कोलियोप्टाइल है, इस कोलियोप्टाइल में कुछ केमिकल है जो लाइट को परसीव करते हैं, जो लाइट को क्या करते हैं? परसीव करते हैं। ठीक है, ये कहना था फ्रांसिस डार्विन एंड हिज फादर चार्ल्स डार्विन। फिर आता है बेटा FW वेंट। उसने ऑक्सीजन को आइसोलेट किया, मतलब निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया ऑक्सीजन को। कहां से? ओट सीडलिंग की कोलियोप्टाइल से। यहां तो कैनरी ग्रास थी, यहां ओट सीडलिंग की कोलियोप्टाइल से ऑक्सीजन को आइसोलेट कर लिया। किसने कर लिया बेटा? वेंट ने। ठीक है, ओट सीडलिंग, इसको एविना ग्रास भी बोलते हैं। एविना ग्रास, इसकी कोलियोप्टाइल से उसने इसको क्या कर लिया? आइसोलेट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यस अब देखिए बेटा, द बकेनी डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग्स वॉज कॉज्ड। अब आगे ये गिब्रेलिन का आ गया। इससे पहले मैं थोड़ी सी चीजें और आपको समझाना चाहती हूं अबाउट दिस ऑक्सिन। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो वेंट था, अभी वेंट की बात हुई, वेंट था, आगे ऑक्सिन का होगा आई थिंक जब आएगा इसके अंदर। एक सेकेंड, नहीं मैं आपको यही बता देती हूं। वेंट, जो वेंट था उसने क्या किया? उसने कोलियोप्टाइल ली थी एविना ग्रास की, कोलियोप्टाइल ली और इसके टिप को कट कर दिया, कोलियोप्टाइल के टिप को कट कर दिया ऐसे। अब ये क्या होगी? डीकैपिटेटेड मतलब कैप को हटा दिया। और जब ये कैप को हटा दिया, जब इसको लाइट दी गई तो क्या किया इसने? नो बेंडिंग शो की, मतलब कोई बेंडिंग नहीं हो रही, कोई बेंडिंग इसने शो नहीं की। ठीक है, अब जब इस टिप को उठा करके इसने एक अगार के ब्लॉक को, लेबोरेटरी कंडीशन में एक ब्लॉक बनाया गया अगार से, जो एक अच्छा मीडियम होता है किसी भी चीज की ग्रोथ के लिए, उसके ऊपर टिप को रख दिया। ठीक है, टिप को ग्रो करवाया और उसमें से एक टिप को उठा करके डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल के ऊपर जब रखा और जब लाइट को इल्यूमिनेट कराया तो इसने क्या शो की? बेंडिंग शो की। क्या शो की बेटा? बेंडिंग। तो ये बताता है कि उसका जो ये एक्सपेरिमेंट है, ये बताता है कि कुछ ना कुछ तो चीज ऐसी है जो इसकी टिप से डिफ्यूज हो रही है, कुछ ना कुछ केमिकल है जो अगार ब्लॉक के अंदर डिफ्यूज हो रहा है। क्योंकि जब क्या हुआ, पहले तो उसने मतलब कैप को हटा दिया और उसको अगार ब्लॉक पे रखा। आफ्टर सम टाइम ही प्लेस द पीसेस ऑफ अगार ऑन इट्स, अगार के पीसेस को इसने कहां रखा? डीकैपिलेटेड कोलियोप्टाइल के अंदर। मतलब अगर इसने टिप को यहां रखा तो यहां से कुछ केमिकल इस अगार ब्लॉक के अंदर आ गई, इस अगार ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर कुछ केमिकल आ गया। और जिस अगार ब्लॉक को जब मैंने विदाउट कैप के जो कोलियोप्टाइल है उसके ऊपर रखा तो इसने बेंडिंग शो की। यहां पे कैप को नहीं रखा बेटा, इसके अगार के ब्लॉक को रखा है, अगार ब्लॉक, तो इसने क्या है? बेंडिंग शो की। तो यहां से पता चला कि कुछ तो केमिकल का ट्रांसफर हुआ है इस अगार ब्लॉक के अंदर। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से उसने इस केमिकल को, इस ऑक्सिन केमिकल को यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास साइंटिस्ट आया कोगल।
उसने ह्यूमन बीइंग के यूरिन से ऑक्सिन को आइसोलेट किया, लेकिन इसके रोल को अभी तक जाना नहीं गया है कि ऑक्सिन के यूरिन के अंदर ऑक्सिन, जो ह्यूमन बीइंग के यूरिन के अंदर ऑक्सिन का क्या काम है। ठीक है। और कोगल ने एक पेशेंट था पेलेग्रा का पेशेंट था, उसके यूरिन से भी ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया। पेलेग्रा क्या कंडीशन होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी, निकोटिन जो विटामिन होती है उसकी नियोसिन जो एक विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी के कारण एक डिजीज हो जाती है पेलेग्रा। उस पेशेंट के यूरिन से भी उसने ऑक्सिन को क्या किया बेटा, आइसोलेट किया। इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, बॉयसन एंड जेनसन। उसने कुछ स्लाइटली डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके दिखाए कि कैसे ये ऑक्सिन काम करते हैं और एग्जैक्टली होता क्या है जब लाइट इसके ऊपर गिरती है। ठीक है। तो उसने क्या किया, एक वही कोलियोप्टाइल ले ली बेटा, कोलियोप्टाइल ली, और जिस साइड से लाइट को इल्यूमिनेट किया जा रहा था उस साइड से एक मिका के एक पीस को इंसर्ट कर दिया गया। मिका के जो एक पीस को इंसर्ट कर, मिका क्या है, इम्परवियस है, जो भी किसी भी सब्सटेंस को यहां से यहां डिफ्यूज नहीं होने देगी। किस साइड, क्या, जहां पर लाइट गिर रही है। तब देखा गया कि ये फिर भी क्या शो कर रहा है, बेंडिंग शो कर रहा है। द ऑक्सिन्स वर डिफ्यूजिंग फ्रॉम डार्कर साइड एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ द सेल्स ऑन डार्कर साइड। इससे पता चल गया कि जो ऑक्सिन है वो डार्कर साइड पे डिफ्यूज हो रहा है। कैसे पता चला, जब एक कोलियोप्टाइल ली और उसको डार्कर साइड पे इंसर्ट किया गया, यहां से तो लाइट इसको एक्सपोज की जा रही है, तब इसने कोई बेंडिंग शो नहीं की। क्यों, डार्कर साइड पे जब ऑक्सिन डिफ्यूज होगा तो ये इंपरवियस है उसके डिफ्यूजन के लिए, तो कोई भी बेंडिंग शो नहीं होगी। तो इससे ये पता चल गया कि जो ऑक्सिन है वो डार्कर साइड से डिफ्यूज होता है। और अब ये बात आती है कि इलोंगेशन मतलब ये बेंडिंग कैसे होती है। बेंडिंग ऐसे होती है बेटा, मान लो ये क्या है, कोलियोप्टाइल है, ये कोलियोप्टाइल की सेल्स है, ये कोलियोप्टाइल की सेल्स है, सेम साइज की है बेटा। जब लाइट आती है ना, एक स्टिमुलस की तरह काम करती है, और यहां का जो ऑक्सिन है वो यहां पर मूव करना शुरू कर देता है, डिफ्यूज करना शुरू कर देता है। जैसे ही डिफ्यूज होता है तो डार्कर साइड वाली जो सेल्स हैं वो इलोंगेट होना शुरू हो जाती है। मान लो लाइट वाली साइड की सेल्स ऐसी हैं, डार्कर वाली सेल इलोंगेट होनी शुरू हो जाती है ऐसे ऐसे, और ये इस तरफ मुड़ जाती है ऐसे ऐसे। ठीक है। तो डार्कर वाली साइड की जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती हैं। ठीक है। तो बॉयसन एंड जेनसन ने यही बताया, उसने क्या बताया कि जो ऑक्सिन है वो डार्कर साइड में डिफ्यूज होता है, और डिफ्यूज होने के कारण डार्कर साइड की जो सेल्स होती है वो इलोंगेट हो जाती हैं, और इलोंगेट होने के कारण क्या हो जाती हैं, वो बेंडिंग शो करती हैं। So this is all about the discovery of auxin. This is all about the discovery of auxin. अब नेक्स्ट आता है हमारे पास गिब्रेलिन या फिर गिब्रेलिक एसिड कैसे डिस्कवर हुआ था। गिब्रेलिक एसिड कैसे डिस्कवर हुआ था। तो सबसे पहली बात तो ये टर्पीन्स का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है बेटा, टर्पीन्स का। जापान के अंदर जो फार्मर्स हैं उन्होंने कुछ राइस की सीडलिंग्स को ऑब्जर्व किया जो एक्सेप्शनली टॉल ग्रो कर रहे थे, और फिर बाद में देखा गया इन राइस सीडलिंग्स में एक डिजीज हो गई है जिसको बोलते हैं बिकाना डिजीज। इट मीन्स फुलिश सीडलिंग, मतलब बढ़ती जा रही है। नॉर्मली हाइट जो है राइस प्लांट की 3 से 4.5 फीट तक की होती है।
जब इससे ज्यादा हाइट बढ़ने लग जाती है तो स्टेम जो होती है वो थिन होती है, ठीक है, और वो प्लांट के वेट को बेयर नहीं कर पाती और वो बैंड होके ग्राउंड पे फ्लैट हो जाती है, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट आए क्यूरोसावा, उसने देखा, इन प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और देखा कि इस राइस सीडलिंग के अंदर जो बीमारी लगी है वो एक फंगस की वजह से लगी है और उस फंगस का नाम था गिब्रेला फ्यूजिकरी। गिब्रेला फ्यूजिकरी, इस गिब्रेला फ्यूजिकरी से जो एक्टिव सब्सटेंस निकाला गया उसको बोला गया बेटा गिब्रेलिन। कौन सा एसिड निकाला गया? गिब्रेलिक एसिड निकाला गया। 100 से ज्यादा गिब्रेलिक एसिड को आइसोलेट किया जा चुका है। सबसे पहला जो आइसोलेट किया था और जो मैक्सिममली स्टडी किया गया था वो गिब्रेलिक एसिड 3 था। समझ में आया? तो देखो, द बकैने foolish seedling disease of rice seedling was caused by a fungal pathogen that is the Gibrella fusariae। ई क्यूरोसावा जो साइंटिस्ट था उसने कुछ सिम्टम्स देखे इस डिजीज के व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस। जब उसने फंगस के फिल्ट्रेट से इसको एक्सपोज कराया, इसको ट्रीट कराया, और जो एक्टिव सब्सटेंस निकला वो कौन था बेटा? गिब्रेलिक एसिड था। कौन सा था बेटा? गिब्रेलिक एसिड था। तो इस तरीके से बेटा गिब्रेलिक एसिड की क्या हुई? खोज हुई। अब नेक्स्ट आता है बेटा, ये तो किसकी डिस्कवरी के बारे में था? गिब्रेलिक एसिड। अब ये किसकी डिस्कवरी के बारे में है बेटा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब साइटोकाइनिन, साइटो मतलब सेल्स, काइनिन मतलब डिवीजन। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो वो हार्मोन जो हेल्प करता है साइटोप्लाज्मिक के डिवीजन के अंदर। इसके अंदर स्कूग था और मिलर था। स्कूग और उसके कोवर्कर थे। उसने टोबैको प्लांट की स्टेम को ऑब्जर्व किया और टोबैको प्लांट की स्टेम की इंटरनोड रीजन को ऑब्जर्व किया। उसने उन्हें देखा कि प्रोलिफरेट यानी कि इनके साइज में जब तब बढ़ रहे हैं जब इसके साथ ऑक्सिन के साथ कुछ दूसरे सब्सटेंस को इसके अंदर डाला जाता है। तो अगर ऑक्सिन के साथ या तो वेस्कुलर टिश्यू के एक्सट्रैक्ट को डाल दो, या फिर कोकोनट मिल्क को डाल दो, या डीएनए के एक्सट्रैक्ट को डाल दो, या यीस्ट के एक्सट्रैक्ट को, किसके साथ मिला के? ऑक्सिन के साथ मिला के देखा गया तो ये जो स्टेम की इंटरनोड रीजन है ये प्रोलिफरेट हो रही है, बढ़ रही है इसका साइज। तब उन्होंने डिस्कवर किया और आइसोलेट किया इस केमिकल को फ्रॉम हैरिंग स्पर्म डीएनए। हैरिंग के स्पर्म डीएनए से इसको आइसोलेट किया और इसको बोला गया बेटा काइनेटिन। और ये काइनेटिन क्या है? एडेनिन जो आपका न्यूक्लियो नाइट्रोजिनस बेस है उसका डेरिवेटिव होता है। इसका नाम क्या रखा गया? 6-फॉस्फोराइल अमाइनो प्यूरिन। ठीक है, तो देखो एफ स्कूग and his co-workers observed that from the internodal segment of tobacco stems of the callus, that is callus क्या होता है? सिर्फ मास होता है, undifferentiated cell जिसको स्पेशलाइज फंक्शन नहीं मिला होता। वो क्या कर रही है? तब भी प्रोलिफरेट करती है जब ऑक्सिन के साथ साथ हम किसी दूसरे सब्सटेंस को डालते हैं, चाहे वो वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट हो, यीस्ट एक्सट्रैक्ट हो, कोकोनट मिल्क हो, या फिर डीएनए हो। फिर मिलर एटाल का मतलब मिलर के साथ दूसरे साइंटिस्ट ने मिलकर के लेटर ये आइडेंटिफाई किया और इस साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस को क्रिस्टलाइज कर दिया, क्रिस्टल बना लिए उसके, और उसको नाम दिया गया काइनेटिन। क्या नाम दिया गया बेटा? उसको काइनेटिन नाम दिया गया। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाइए बेटा, 1960 के मिड में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर थे जिन्होंने एक केमिकल को देखा और उसको प्यूरिफाई किया। 3 डिफरेंट टाइप के इनिबिटर्स को देखा और प्यूरिफाई किया। इनिबिटर बी, एब्सिसिन 2 और डॉर्मिन। बाद में जब इनके केमिकली इनको आइडेंटिफाई किया गया तो इनको नाम दिया गया बेटा एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट HH कजिन्स थे 1910 के अंदर। उन्होंने ये कंफर्म किया
कि जो पके हुए ऑरेंज हैं उसमें से एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है जो दूसरे बिना पके हुए बनानास को क्या करता है, पका देता है। और बाद में इस वोलेटाइल सब्सटेंस को नाम दिया गया गैसियस पीजीआर, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। Let us study some of the physiological effects of these 5 categories of PGRs in the next section. इस सेक्शन में बेटा हमने इनकी डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा कि कैसे ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ, कैसे गिब्रेलिन डिस्कवर हुआ, कैसे एब्सिसिक एसिड डिस्कवर हुआ, कैसे साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ और कैसे इथाइलिन। तो सारी एक्सीडेंटली ही क्या है, डिस्कवर हुए हैं। इंटेंशनली इनको कोई डिस्कवर नहीं कर रहा था, एक्सीडेंटली क्या हो गई, ये डिस्कवर हो गई। तो ये तो थी बेटा इनके डिस्कवरी की स्टोरी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनके प्लांट की फिजियोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर का क्या इफेक्ट पड़ता है और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पर दोनों मिलाकर के प्लांट की डेवलपमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और ये कैसे फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर है। करेक्ट, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, यही एक मूल मंत्र है बेटा। अपनी पढ़ाई, अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बेस तैयार करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज शेयर योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. Please like, share and subscribe our channel. Till then, keep studying, keep growing.